प्रिय छात्र छात्राओं नमस्ते। कक्षा 11 अध्याय राजनैतिक सिद्धांत एक परिचय, विषय नागरिक शास्त्र, उपविषय राजनैतिक सिद्धांत एक परिचय, प्रकरण प्रस्तावना नागरिक शास्त्र एक परिचय, राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं। प्रस्तुतकर्ता ऋषिश कुमार, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज गंगोह सहारनपुर। आज के अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से सभ्य समाज का निर्माण करना और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। इस अध्याय का विशिष्ट उद्देश्य है कि राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से छात्रों के अंदर राजनीतिक सिद्धांतों के प्रति अभिरुचि पैदा होगी और वह सभ्य जीवन के निर्माण में अपना योगदान प्रदान करेंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के पहले आपको कुछ पूर्व ज्ञान होगा। नागरिक शास्त्र के सिद्धांत का आपने अध्ययन नहीं किया होगा, किंतु भारतीय संविधान के रूप में कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक आपने नागरिक शास्त्र में भारतीय संविधान को अध्ययन किया होगा, जिसमें बहुत सारे सिद्धांतों का आपका ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। भारतीय संविधान का प्रस्तावना अपने आप में एक राजनीतिक सिद्धांत है। यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मानव अद्वितीय प्राणी है, मानव अन्य प्राणियों से भिन्न है। प्रकृति ने मनुष्य को बुद्धि, विवेक, वाणी प्रदान की है, जिसके माध्यम से वह चिंतन करता है और जो वह सोचता है उसको वाणी के माध्यम से अन्य प्राणियों के प्रकट कर सकता है, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। वाद, संवाद और प्रतिवाद के माध्यम से जो विचार प्रकट होकर के सामने आते हैं वह व्यवस्थित क्रम में रखे जाते हैं तो एक सिद्धांत का रूप ले लेते हैं। मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। इस बात को अरस्तु ने सिद्ध किया है। अरस्तु ने कहा जितने भी प्राणी हैं उनमें मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको प्रकृति ने वाणी प्रदान की है। अन्य किसी भी प्राणी के पास वाणी नहीं है, वह विचार नहीं व्यक्त कर सकता है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से सामाजिक प्राणी है, जहाँ वह वाद, संवाद, प्रतिवाद के माध्यम से विचार प्रकट करता है और अपने आप को सभ्य समाज की ओर निरंतर आगे बढ़ाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास समाज में ही होता है, समाज में उसका लालन पालन होता है, समाज में उसका नाम होता है। वह कोई कार्य करता है, जब अच्छे कार्य करता है तो समाज में उसको सम्मान प्राप्त होता है। यह विशिष्ट गुण उसे समाज में ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य समाज में रह करके अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों ही विषयों के जनक हैं। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को विषय को सभी विषयों से सर्वश्रेष्ठ माना है। उसका कहना था कि सभी नागरिकों को राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। देखिए, राजनीति विषय के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार, जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तब राजनीतिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाता है और जब व्यवहार की बात होती है तब उन सिद्धांतों को हम व्यवहार में अपने जीवन में उतारते हैं और सभ्य जीवन की ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं। यही हमारे आज के विषय का उद्देश्य है। मनुष्य को प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी माना है और यह है भी, अरस्तु ने कहा है और इसे तार्किक रूप से सिद्ध भी किया है। राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों को अंगीकार करता है। आज के जो परिवेश में हम रह रहे हैं, जिसमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दुनिया के अधिकांश देशों में अपनाई जा रही है, राजतंत्र के दिन अब नहीं रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इन जीवन मूल्यों को पूरा करने के लिए दैनिक जीवन में हम इन मूल्यों को अनुभूति करते हैं।
इसके लिए मानव जाति के लोगों को राजनीतिक सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। उन सिद्धांतों को निरंतर परिमार्जित करते हुए राज्य में व्यवहारिक रूप से स्वीकार करता है, जिसे हम भिन्न भिन्न संस्थाओं में देख सकते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, नौकरशाही, सरकार आदि में। स्कूल में जब हम देखते हैं वहाँ पर अनुशासन बनाया जाता है, वहाँ पर प्रधानाचार्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जिससे छात्रों के अंदर नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं और भविष्य में वे अच्छे नागरिक बनते हैं और सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में या किसी दूसरे देश में भी जो नेता होते हैं वह नीति का निर्माण करते हैं और नौकरशाही उस नीति को लागू करती है। इस प्रकार से नेता, शिक्षक और राजनेता मिल करके सभ्य समाज का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। राजनीतिक सिद्धांतों में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, धनिक तंत्र, भीड़ तंत्र, लोकतांत्रिक प्रणालियों, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के साथ स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, लोक कल्याण का राज्य की अवधारणा तथा विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों का अध्ययन करते हैं। अरस्तु ने राज्य के प्रकारों में राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, राजतंत्र में राजा जो जनता के लिए कार्य करता था, ऐसा अगर राजा अगर जनता के लिए अच्छे कार्य कर रहा है तो उसे अच्छा राजतंत्र माना जाता है। किंतु जब राजा अपने हित में कार्य करता था और जनता को नुकसान पहुंचाता था या जनता को पीड़ा पहुंचाता था तो उस राज्य को अधिनायक तंत्र कहते थे। इसी प्रकार से कुलीन तंत्र, जहां पर जो कुछ श्रेष्ठ लोग थे वह जनता के हित में कार्य करते थे तो उसे कुलीन तंत्र कहते थे। किंतु इसका गलत स्वरूप धनिक तंत्र है, जहां पर राज्य के लोग जो शासक वर्ग में होते थे वह अपने हित में कार्य करते थे, जनता के हितों को नजरअंदाज कर देते थे तो उसे धनिक तंत्र कहते थे। इसी प्रकार से जो आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित है जिसे लोकतंत्र कहते हैं, इसका अच्छा स्वरूप यह है जब शासन करने वाले नेता हैं वो जनता के हित में कार्य करते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं, जिसे अरस्तु ने पॉलिटी कहा था और इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना था। किंतु वही लोकतंत्र जिसमें राजनेता अपने स्वहित के लिए कार्य करते हैं, जनता के हितों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो उसे उसने भीड़ तंत्र कहा था और यह शासन का सबसे बुरा स्वरूप माना था। राज्य का सबसे बुरा तंत्र भीड़ तंत्र होता है जिसमें अराजकता होती है, राज्य और कानून कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। नागरिक शास्त्र के जनक कौन हैं? नागरिक शास्त्र के जनक यूनान के दार्शनिक अरस्तु हैं। मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में अद्वितीय कैसे है? मनुष्य बुद्धि, विवेक एवं वाणी के कारण अन्य प्राणियों से भिन्न है और इस कारण से मनुष्य सभ्य जीवन का निर्माण करता है। प्रमुख राजनीतिक मूल्य क्या हैं? प्रमुख राजनीतिक मूल्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता आदि हैं। दैनिक व्यवहार में राजनीतिक सिद्धांतों को प्रायः विमर्श में कहाँ देखने को मिलता है? दैनिक जीवन में स्कूल, कॉलेज, दुकान, बाजार, नौकरशाही, सरकार, शासन प्रशासन में राजनीतिक सिद्धांतों पर विमर्श दिखाई देते हैं। संसद में विमर्श होता है, विधानसभाओं में विमर्श होता है, जिसके माध्यम से जनता की समस्याओं को उठाया जाता है, उन पर नियम कानून बनाए जाते हैं और उन नियम कानूनों के माध्यम से सभ्य समाज का निर्माण होता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। राजनीतिक सिद्धांतों में प्रमुख रूप से किसका अध्ययन करते हैं? राजनीतिक सिद्धांतों में राज्य के विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों, लोकतंत्र, राजनीतिक मूल्यों एवं आदर्शों, अधिकार एवं कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय के साथ विभिन्न दार्शनिकों के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दर्शन में हम यह भी देखते हैं कि प्राचीन काल में मनु, कौटिल्य, विश्वामित्र
आदि ने जो भारतीय समाज के दार्शनिक हैं, जिसमें विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि ने भी अपने विचार रखे हैं, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी का भी हम अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य सभ्य समाज, श्रेष्ठ राज्य, अच्छे नागरिकों का निर्माण तथा विश्व में सिविल सोसाइटी का निर्माण करना है। अर्थात राजनीतिक सिद्धांतों का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य ही इस अध्याय का उद्देश्य है, अर्थात सभ्य समाज का निर्माण करना, जिसे अंग्रेजी भाषा में सिविल सोसाइटी का निर्माण भी कहते हैं। राजनीति क्या है? इस अध्याय का यह प्रमुख पॉइंट है कि राजनीति क्या है। हम पिछले अध्यायों में या पूर्व में राजनीति क्या थी, उसके स्थान पर वर्तमान में राजनीति के रूप में आम समुदाय किस रूप में देखता है, हम उसे देखेंगे। जो नौकरशाह और राजनेता होते हैं वे राजनीति को जनसेवक के रूप में देखते हैं। राजनीति के दो स्वरूप होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक राजनीति का वह पक्ष है जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य एवं सभ्य समाज की स्थापना, सिविल सोसाइटी की स्थापना मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें ऐसे कार्य किए जाते हैं जो जनता के लिए हितकारी होते हैं और ऐसे लोग राज्य कार्य में प्रवेश करते हैं जो उच्च शिक्षित होते हैं, जिनकी समाज सेवा में अभिरुचि होती है। इसके अलावा आजकल के कुछ लोग ऐसे लोग हो गए हैं जिन्होंने राजनीति को विद्रूप कर दिया है, जो राजनीति में अपने हितों की पूर्ति करने के लिए आते हैं। जनहित के स्थान पे उनका उद्देश्य अपना हित होता है। इस कारण से राजनीति का जो नकारात्मक पक्ष भी है, जहां राजनेता एवं नौकरशाही अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए झूठे वादे, भ्रष्टाचार, सत्ता प्राप्त करने के लिए कुचक्र रचते रहते हैं। विभिन्न घोटाले, जोड़ तोड़, हिंसा, राजनीति का अपराधीकरण तथा अपराधीकरण का राजनीतिकरण होने के कारण आम आदमी राजनीति को बुरा मानने लगता है तथा राजनीति से स्वयं को दूर रखना चाहता है। डकैती, फिरौती, हफ्ता वसूली, जमाखोरी, रिश्वतखोरी, नेताओं द्वारा हत्या, बलात्कार, जबरदस्ती चंदा वसूलना, चुनावों में धांधली करना, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देना, जातिवाद, धार्मिक कट्टरवाद को फैलना, ऐसा असहिष्णुता व अराजकता का वातावरण तैयार करना, राजनैतिक मूल्यों की हत्या करना आदि राजनैतिक विद्रूप स्वरूप दिखाई पड़ता है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ राजनीतिक संस्थाओं को नीचे किया जा रहा है। संविधान में राजनीतिक संस्थाओं को एक उच्च आदर्श प्रदान किया गया था। वे समाज के हित में ऐसे निर्णय लेते थे जिससे सभ्य समाज का निर्माण होता था। किंतु जब इस प्रकार के लोग संसद और विधानसभाओं में पहुंच गए हैं जो अपने हितों की पूर्ति करते हैं, तो वह राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण करते हैं और समाज को ऐसी दिशा की ओर ले जाते हैं जहां पर समाज का और विनाशी होता है। हम सभ्य समाज की बजाय असभ्य समाज की ओर बढ़ने लगते हैं। किंतु हमारा उद्देश्य है राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से सभ्य समाज का निर्माण करना, एक सिविल सोसाइटी का निर्माण करना। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है, जबकि राजनीति किसी भी समाज का अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठनों और सामूहिक निर्णय के किसी भी ढांचे के बगैर कोई समाज जिंदा नहीं रह सकता है। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विविधता, जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। गांधी जी ने अपने बात कहते हुए कहा था कि राजनीति से अलग रह करके हम कार्य नहीं कर सकते हैं। राजनीति में बहुत सारी बुराइयां हैं, किंतु हम राजनीति को हटा करके सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम नैतिक हो और अन्य लोगों को नैतिक होने के लिए प्रेरित करें।
करें। यदि समाज के सभी लोग नैतिक हो जाएंगे तो हम एक ऐसे सभ्य समाज का निर्माण करेंगे जहां पर राज्य में पुलिस जैसी व्यवस्था की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किंतु यह तभी संभव होगा जब हम राजनीति में इस तरह का चुनाव करें जो सभ्य समाज की ओर ले जाती हो, सिविल सोसाइटी की स्थापना करती हो। हम धन पशु न बन करके एक धन के ट्रस्टी बने। जब समाज में जहाँ पर भी धन की आवश्यकता हो वहाँ पर दान स्वरूप समाज को दें, जिससे जो वंचित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उसका उत्थान हो सके और वह भी सभ्य समाज का हिस्सा बन सके और सभ्य समाज में अपना योगदान सके और गौरवान्वित जीवन जी सके। बहुलवादी समाज में समाज के कुछ बुरे लोग अराजकता तथा हिंसा फैला देते हैं, जिससे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है। भय और हिंसा के कारण स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, जिससे राज्य के सभी लोग एक बुरे दौर से गुजरते हैं। कानून का राज स्थापित करके हम सब लोग हिंसा, अराजकता, असहिष्णुता को रोक सकते हैं। धार्मिक उन्माद के स्थान पर समाज में भाईचारा स्थापित कर सकते हैं और सिविल सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। सामूहिक निर्णय तथा सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुलवादी समाज का अर्थ है वह समाज जहां पर बहुत से धर्म, बहुत से जाति के लोग निवास करते हैं। जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी आदि विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ निवास करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सी जातियां हैं जिसे हम संवैधानिक रूप में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कह सकते हैं। इस बहुलवादी समाज में सभी लोग एक साथ कंधे से कंधा भाईचारा प्रेम पूर्वक रहते हैं। जब इसमें उन्माद यानी एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना फैला दी जाती है तो हिंसा फैल जाती है और यह उन्मादी धार्मिक हिंसा या जातिवादी हिंसा के कारण कुछ लोग बसों को, ट्रेनों को जला देते हैं या किसी स्थान पर जो है ऐसी स्थान पर धरना प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण समाज का बहुसंख्यक समाज एक कैद के रूप में महसूस करता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें संवैधानिक माध्यमों के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए। यदि हमारी मांग सही है तो हमारी मांगों को वह संवैधानिक तरीके से पूरा करे और बहुलवादी समाज में एक ऐसा प्रेम और भाईचारे और सहिष्णुता का वातावरण बढ़े जिसमें सभी लोग सम्मान के साथ, गर्व के साथ जीवन यापन कर सकें, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके, शिक्षा पूरी तरह से प्राप्त कर सके। जब कभी दंगा फसाद होता है तो भय का वातावरण बन जाता है। चिकित्सा, शिक्षा आदि जरूरी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, आर्थिक विकास रुक जाता है, जो देश के विकास के लिए बहुत ही घातक होता है। न केवल हमारे देश के लिए, विश्व के किसी भी देश के लिए यह एक घातक समस्या बन जाता है। यह प्राकृतिक समस्या नहीं है, यह मानव जनित समस्या है, यह सामाजिक समस्या है, यह समस्या है कि हम अभी सभ्य नहीं हैं। किंतु हम संवैधानिक तरीकों को अपनाएं तो हम वास्तव में सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज की प्रक्रिया से गुजरेंगे और एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे जिसमें किसी का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, सभी अपने पूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे, परीक्षार्थी समय पर परीक्षा दे सकेंगे, अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। राजनीति क्या है? राजनीति का उद्देश्य जन सेवा है। राजनीतिक बुराइयों पर नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जा सकता है? राजनीतिक बुराइयों के विरुद्ध जनमत तैयार करके जन सहभागिता के माध्यम से राजनीतिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। राजनीति का लक्ष्य क्या है? राजनीति का लक्ष्य जन सहभागिता करके सबका विकास करना तथा एक सिविल सोसाइटी अर्थात सभ्य समाज का निर्माण करना है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? आज के अध्याय का दूसरा मुख्य बिंदु यही है।
राजनीतिक सिद्धांत में हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व के साथ अपनी आज़ादी, अपने राज्य की आज़ादी को बनाए रखने के लिए पढ़ते हैं। संविधान को सर्वोत्तम मानकर संविधान में वर्णित नियमों, कानूनों का पालन कर्तव्य समझकर करते हैं। संवैधानिक प्रतिष्ठानों का सम्मान करते हैं तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करके एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का पालन करते हैं। राजनीति के अंतर्गत हम अधिकार और कर्तव्यों का भी अध्ययन करते हैं। अधिकार के माध्यम से हम राज्य से मांग करते हैं और कर्तव्य के माध्यम से राज्य के प्रति अपने दायित्वों की हम पूर्ति करते हैं और यह हमारे स्वभाव में होता है। राजनीतिक दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य, मनु, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, कार्ल मार्क्स, हेराल्ड लास्की, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण आदि के विचारों को पढ़ते हैं। उनके विचारों पर सार्थक विचार विमर्श करते हैं। राजनीतिक मूल्यों को तर्क की कसौटी पर रखकर सामाजिक उपयोग देखते हैं। जॉन रॉल्स के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू करने के बारे में सरकार को कहते हैं जिससे वंचित लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सके। दार्शनिक सुकरात ने वर्च्यूज नॉलेज इज वर्च्यू बताया था। प्लेटो जिसने न्याय के बारे में अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में इसका वर्णन किया है। अरस्तु जो राजनीति विज्ञान एवं नागरिक शास्त्र के जनक हैं। कौटिल्य ने साप्तांग सिद्धांत दिया था तथा अर्थशास्त्र के जनक हैं। मनु ने भी भारतीय समाज में राजनीतिक दर्शन का ज्ञान दिया है। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के बारे में बताया है और ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक लिखी है। टी.एच. ग्रीन जो लिबर्टी के समर्थक थे उन्होंने भी ज्ञान दिया है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो ये सब राज्य के समझौतावादी दार्शनिक हैं। कार्ल मार्क्स जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को दिया जिसमें उन्होंने समानता पर जोर दिया। समानता अर्थात आर्थिक समानता। जब वैज्ञानिक समाजवाद होगा तो राज्य के अंदर पूर्ण आर्थिक समानता आ जाएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। हेराल्ड लास्की ने अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा था, अधिकार सामाजिक जीवन की वह आवश्यक परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। महात्मा गांधी का योगदान भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के माध्यम से भारत को आज़ादी दिलाई। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किया था और उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा था, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन होता है, अर्थात टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। बी.आर. अम्बेडकर जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, इन्होंने भारतीय संविधान में अहम भूमिका दी थी। भारतीय संविधान में छुआछूत को दूर करने और सबको समानता का अधिकार दिलाने तथा जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको लागू कराया जाए और सभी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकें। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया। संवैधानिक उपचारों के प्रावधान में 5 प्रकार की याचिकाएं दी गई हैं जिनके माध्यम से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पर जा करके कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जितने भी राजनीतिक दार्शनिक हैं इन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो हमारे लिए बहुत हितकारी और लाभकारी हैं, सभ्य समाज के निर्माण में सार्थक हैं। यहाँ पर हम जयप्रकाश नारायण के बारे में भी बताना चाहेंगे। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उनका कहना था कि समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारधाराओं में पूर्ण परिवर्तन करता है, अर्थात समाज का पूर्ण उत्थान करना है तो इसके लिए संपूर्ण क्रांति होना आवश्यक है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में
वास्तविक स्वतंत्रता की विवेचना की है। B.R. अम्बेडकर तथा गांधी जी के प्रभाव से छुआछूत का अंत हुआ तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया। राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन से हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। सभी प्रकार के विवादों से दूर रहकर हम सबका विकास कर सकते हैं। हमारे संविधान ने हमारी स्वतंत्रता की गारंटी दी है, किंतु यदि हम सचेत नहीं रहे तो संविधान की गलत व्याख्या करके हमारी आज़ादी छीनी जा सकती है। यदि हमें जीवन और स्वतंत्रता में से एक को चुनने का विकल्प दिया जाए तो निश्चित रूप से हम स्वतंत्रता का चुनाव करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए बहुत से महापुरुषों ने अपने जीवन की आहुति दी है। गांधी जी ने हिंद स्वराज एवं माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, मेरे सत्य के प्रयोग, 2 पुस्तकें लिखी हैं। इनके माध्यम से उन्होंने समाज को संदेश दिया है कि सत्य अहिंसा के माध्यम से हम वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। जो हमारे लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वह भी सत्य अहिंसा उपवास आदि के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। B.R. अम्बेडकर और गांधी जी ने दोनों ने छुआछूत जैसी बीमारी को, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही घृणित है, उसको दूर करने का प्रयास किया। अब जब संविधान बना तो उसमें भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का अंत कर दिया गया। इसी प्रकार से गांधी जी के विचारों को भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। प्यारे छात्रों, हमारे सामने 2 महान विभूतियाँ हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। ये 2 महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत योगदान दिया है। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी का योगदान इतना ज़्यादा है कि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया, अपने निजी हितों को त्याग दिया तथा भारत के लोगों के लिए इस तरह से नियम बनाए, इस तरह से जीवन दिया, इस तरह से मूल्य दिए जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिले और एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। आज दुनिया का वैश्वीकरण हो गया है। संचार क्रांति एवं द्रुत यातायात के कारण संपूर्ण विश्व एक गांव में बदल गया है। सभी राष्ट्र आत्मनिर्भर न होकर के एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं, जिससे लाभ के साथ साथ अनेक बुराइयों को भी जन्म दिया है। विश्व में आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। आज हम देख रहे हैं कि संचार क्रांति और यातायात के माध्यम से भारत से अमेरिका तक यात्रा की जा सकती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में वीज़ा आदि बना करके संवैधानिक या वैधानिक सिद्धांतों को अपना करके यातायात और जा सकता है। आज इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी गूगल के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इस सूचना के युग में हम व्यापार में भी उपयोग करते हैं। आज बहुत सारे देश उन देशों से सामान मंगाते हैं जहां पर सस्ता मिलता है और वहां से ला करके अपने देश में उनको स्टिमुलेशन साथ जोड़ करके नया सामान बनाते हैं। अर्थात हमारे देशों में या दूसरे देशों में जो एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं, किंतु कभी कभी स्थितियां जब बिगड़ जाती हैं तो यह ऐसी स्थिति बिगड़ जाती है जहां पर आर्थिक रूप से जो देश दूसरे देशों पर कच्चे माल के लिए निर्भर होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था टूट जाती है। जैसे इस समय हम देख सकते हैं कि अमेरिका और चीन की आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसमें भारत जैसे जो देश चीन जैसे देशों से कच्चा माल लेते थे, उनकी अर्थव्यवस्था पे भारी बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए वैश्वीकरण के जहाँ तक लाभ भी हैं वहीं नुकसान भी हैं। अगर दुनिया के सभी लोग मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो इसके लाभ हैं। इससे संपूर्ण विश्व एक सभ्य समाज में बदल जाएगा और संपूर्ण विश्व के लोगों का विकास होगा। किंतु अगर वर्चस्व की बात आएगी या दुनिया में ताकत की बात आएगी या एकाधिकार की बात आएगी तो यह वैश्वीकरण एक हानिकारक के रूप में बदल जाएगा।
आज इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप का बहुत प्रयोग हो रहा है। इनका सदुपयोग के साथ दुरुपयोग हो रहा है। नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। यूँ तो इंटरनेट जन, जिन्हें अंग्रेजी में नेटिजन भी कहते हैं, जो इंटरनेट मीडिया का बहुत प्रयोग करते हैं। ये नेटिजन सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते हैं, अपनी गोपनीयता को निजता मानते हैं। किंतु कुछ नेटिजन के कारण साइबर अपराध में वृद्धि हो गई है, जिस कारण साइबर कानून बनाना आवश्यक हो गया है। साइबर कानून सिविल सोसाइटी की स्थापना के लिए आवश्यक है। आज का युग जो सूचना का युग है, जिसमें इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। कुछ लोग 24 घंटे ने इंटरनेट में ही, गूगल में ही, फेसबुक में ही, व्हाट्सएप में ही लगे रहते हैं। इस कारण से वह गाने सुनते हैं और लीड लगा लेते हैं। वह यह भी भूल जाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी देखने में आया है कि वह जो है बहुमंजिला इमारत से गिर जाते हैं, या ट्रेन या बस के आगे वह एक्सीडेंट से कुचल जाते हैं। यह एक किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटरनेट, सूचना क्रांति, गूगल, व्हाट्सएप जहां लाभदायक हैं, इनका हम शिक्षण आदि कार्यों में उपयोग कर सकते हैं, आवश्यक सूचनाएं देने में भी उपयोग कर सकते हैं। किंतु यदि हम इनका दुरुपयोग करते हैं तो नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है। हम संस्कृति से दूर चले जाते हैं। हम ऐसे मूल्यों को अपनाते हैं जो हमारे पूर्वजों के लिए, या हमारे बड़ों के लिए, या हमारे बच्चों के लिए अहितकारी होते हैं। और एक सभ्य समाज के स्थान पर हम ऐसे समाज की ओर बढ़ने लगते हैं जो हमारे लिए कतई हितकारी नहीं होता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हितकारी नहीं होता है। इसलिए इंटरनेट वगैरह का उतना ही प्रयोग किया जाना चाहिए जितना आवश्यक हो। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके माध्यम से जो बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, गूगल क्लासेस पढ़ाई प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से छोटे बच्चों की आंखों पर असर पड़ रहा है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है इंटरनेट पे और गूगल पे, व्हाट्सएप पर और नेटिंग पर चैटिंग करते रहते हैं। इसके अलावा वह मोबाइल पर गेम्स खेलते रहते हैं, और गेम खेलते हुए उनकी आंखें खराब हो जाती। यहाँ पर कुछ गेम जैसे पबजी टाइप के हैं, जिसमें वो टारगेट को लेते हुए आत्महत्या जैसी एक बड़ी घटना कर देते हैं, जो उनके परिवार के लिए और उनके स्वयं के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। सभ्य समाज में इस आत्महत्या के लिए कोई स्थान नहीं है। सभ्य समाज के में हम उन चीज़ों का ही उतना ही प्रयोग करें जो हमारे लिए लाभकारी हैं। अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है, वह अच्छी नहीं होती है। हम राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ते हैं? अच्छा संविधान, अच्छी सरकार बनाने के लिए, व्यक्तिगत एवं राष्ट्र राज्य की आज़ादी की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तथा सिविल सोसाइटी के लिए राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ते हैं। नए राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं? पूर्व के राजनीतिक दार्शनिकों के सिद्धांत का गहन अध्ययन करते हैं। राज्य में तर्क के साथ साथ वाद, संवाद एवं प्रतिवाद करते हैं। वर्तमान सिविल सोसाइटी के अच्छे से स्थापना करने के लिए नए परिवर्तनों के साथ राजनीतिक सिद्धांत बनाते हैं तथा व्यवहार में स्वाभाविक रूप से चलते हैं या इन सिद्धांतों को अंगीकार करते हैं। इंटरनेट का प्रयोग करने वाले इंटरनेट जन को क्या कहते हैं? इंटरनेट जन को अंग्रेजी में नेटिजन कहते हैं। साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया गया है? साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार के द्वारा साइबर कानून बनाया गया है। वाद, संवाद एवं प्रतिवाद के माध्यम से राजनीतिक बुराइयों के विरुद्ध शिक्षित लोगों के द्वारा जनमत के माध्यम से राजनीतिक बुराइयों को दूर कर सकते हैं। जब राजनीतिक संस्थाओं में अच्छे लोग जागरूक होकर प्रतिभाग करेंगे तो बुराइयों का अंत होगा तथा सिविल सोसाइटी का निर्माण होगा। हम देखते हैं कि राजनीति में बुराइयां ज़्यादा दिखाई देती हैं, अच्छाइयाँ कम दिखाई देती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो सक्षम लोग होते हैं वह दूसरे के अधिकारों का हनन कर लेते हैं। कुछ लोग अनुचित साधनों का प्रयोग करके नौकरियों में, जैसे कि वह नकल करते हैं नए नए संसाधनों को प्रयोग करके, तो एक गुणवान, शिक्षित और जो वास्तविक डिजर्विंग कैंडिडेट है उसका हिस्सा मारा जाता है।
तो इसके स्थान पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ऐसे उपकरण बनाए जाएं, ऐसी चीज़ें बनाई जाएं और ऐसे लोग राजनीति में आएँ, जन सहभागिता बढ़े। जो लोग राजनीति में बुराइयों को फैलाते हैं वह बुराई न फैला पाएँ और जन सहभागिता के माध्यम से ऐसे बुरे लोगों को दूर किया जाए और अच्छे लोगों को राजनीति में अधिक से अधिक प्रतिभाग करें। इससे सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज का निर्माण अधिक से अधिक संभव हो सकेगा। हम देखते हैं कि हमारे समाज में 4 अंग हैं: परिवार, समुदाय, समाज, सभ्य समाज। वाद, संवाद, प्रतिवाद की क्रिया सबसे पहले परिवार में होती है। परिवार में बच्चे माँ बाप से प्रश्न करते हैं, माँ बाप उनके उत्तर देते हैं। कभी कभी बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो प्रतिवाद करते हैं, संवाद करते हैं, प्रतिवाद करते हैं। तो उस वाद, प्रतिवाद, संवाद में परिवार में एक अच्छी सोच निकल करके आती है। वह अच्छी सोच समुदाय में जाती है। समुदाय में यदि उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो वह समाज में जाती है और उस सोच को जब समाज स्वीकार कर लेता है तो एक सभ्य समाज का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह प्रक्रिया पहले परिवार से चलती है, क्योंकि परिवार वह इकाई है जो पूर्ण होती है। क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि किसी भी राज्य की अगर इकाई है तो परिवार है, जबकि उनके गुरु प्लेटो ने कहा था राज्य की इकाई व्यक्ति है। व्यक्ति राज्य की इकाई नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अकेला चिंतन कर सकता है और उसका चिंतन, अकेले का चिंतन यह नहीं हो सकता कि वह पूर्ण हो और समाज के धरातल पर स्वाभाविक रूप से उतर सकता हो। किंतु जब परिवार में किसी बात पे गहन चिंतन, मनन, वाद, संवाद, प्रतिवाद होता है तो वहाँ पर कई विचार निकल के आते हैं, सही निष्कर्ष निकल के आते हैं जो समुदाय में जाते हैं, कम्युनिटी में, फिर समाज में जाते हैं और समाज और कम्युनिटी में स्वीकार्यता के माध्यम से सभ्य समाज का निर्माण हो जाता है। इस भाग में हमने सीखा है मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है। मनुष्य राजनीतिक चिंतन के माध्यम से परस्पर वाद, प्रतिवाद एवं संवाद करता है तथा राजनीतिक सिद्धांत को जन्म देता है। इसके माध्यम से एक सभ्य समाज की स्थापना होती है। इस अध्याय में हमने सीखा है राजनीति क्या है तथा राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। राजनीति हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। राजनीतिक सिद्धांत में हम सामाजिक जीवन में विभिन्न मूल्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। स्त्री पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम अपने अधिकार एवं कर्तव्यों से परिचित होते हैं तथा उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम एक सभ्य समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमने पूर्व में उदाहरण दिए हैं जिनके माध्यम से हम देखते हैं कुछ चीज़ें हमें अधिकार की तरफ संकेत करते हैं, वहीं कुछ चीज़ें हमें कर्तव्य की ओर संकेत करते हैं। अर्थात अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के दोनों पहलू हैं। अगर हम अधिकार चाहते हैं तो हमें पहले कर्तव्य पूरे करने पड़ेंगे। राज्य के प्रति हम कर्तव्य पहले पूरे करें, फिर हम अधिकार मांगे। यदि हम कर्तव्य नहीं पूरे करते हैं तो राज्य हमें अधिकार भी कहाँ से देगा। अर्थात अधिकार और कर्तव्य की प्रक्रिया साथ साथ चलती है और इस अध्याय में सभ्य समाज के निर्माण में अधिकार कर्तव्य दोनों का होना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। एक तरफ व्यक्ति कर्तव्य पूरे करता है और दूसरी तरफ से वो अधिकार की मांग करता है और अधिकार प्राप्त करता है। यही सभ्य समाज की एक प्रक्रिया है। यह दोनों ही प्रक्रिया शांतिपूर्वक चलनी चाहिए। गृह कार्य, राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण भी दीजिए। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। टिप्पणी कीजिए। महात्मा गांधी एवं डॉक्टर अंबेडकर के उन राजनीतिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए जो वंचित एवं दलित वर्ग के उत्थान के लिए आवश्यक हैं। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।